नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग ने ये एक नई पहल की है जहां पर क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन प्रारंभ किया है और ये इस श्रृंखला का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन है। मैं राजस्थान सरकार को और खासकर यहाँ के कृषि विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने इसमें आयोजित करने में हमें पूरा सहयोग और समर्थन दिया है। सर, इस कृषि सम्मेलन में भारत सरकार की पहल है कि हम महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचारों को साझा करें और जो राज्य के प्रतिनिधि हैं उनको भी सुने। जो इस सम्मेलन के प्रमुख विषय रखे गए हैं वो हैं हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से संबंधित। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतिगत पहलों से यह प्रयास है कि हम कैसे अपने कृषि को आत्मनिर्भर बनाएं, उसको कैसे सस्टेनेबल, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाई करें। तो इसी क्रम में जो विषय रखे गए हैं उसमें तिलहन मिशन, दलहन मिशन, खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो मिशन है, डिजिटल कृषि मिशन, इन सब मिशनों का अगर आप दिशा देखिएगा तो वो सभी इस तरफ की इंगित कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी कृषि को और सतत बनाएं, कैसे हम अपने किसानों की आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करें और साथ ही साथ हम इसको कैसे सतत बनाएं अपनी कृषि को। तो उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आज चर्चा में रहेगा वो ये है कि कैसे हमारे जो इनपुट्स हैं उनमें हम कैसे गुणवत्ता लाएं, उनके कैसा प्रभावी उपयोग करें, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं और जो इसके विकल्प हैं, जो नेचुरल विकल्प हैं, उनको कैसे बढ़ावा दें और साथ ही साथ इसके संतुलित उपयोग को हम कैसे अपने कृषि में लाएं। इसका एक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हम राज्य की जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उनसे हम सीखें, जाने कि राज्य किस तरह से इनोवेट कर रहे हैं और कैसे हम एक दूसरे के कार्यों से सीख सकें और फिर उसको एक नेशनल लेवल पे स्केल अप कर सकें। सर, ये जो पश्चिम और मध्य क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व आज इस सम्मेलन में हो रहा है उसमें ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि ये दलहन और तिलहन के उत्पादन में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है और साथ ही साथ श्री अन्न के भी उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका इस क्षेत्र की रही है और आगे हम इसको बहुत बढ़ता हुआ देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो कृषि और जलवायु परिस्थितियाँ हैं उसमें जो विविधता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग करके हम कृषि को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सर, भारत सरकार का ये प्रयास रहा है कि हम कैसे अपने देश में जो वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें कैसे अपनी कृषि को आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि जो इंपोर्ट है वो हमारे लिए कभी कभी बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है जब इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पर वैल्यू चेन, सप्लाई चेन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये बहुत पहले से ही भारत सरकार का प्रयास रहा है और राज्यों में भी इस पर बहुत काम हो रहा है कि हम कैसे अपनी कृषि को सतत और आत्मनिर्भर बनाएं। तो इसी दिशा में आज की जो परिचर्चा होगी पूरे दिन, आप देखिएगा कि हम लोग उसी के इर्द गिर्द सब बातें करेंगे कि हम अपने देश को जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको, हमारे खाद्यान्न की आवश्यकताएं, हमारी न्यूट्रिशन की आवश्यकताएं, उसको कैसे अपने उत्पादन बढ़ा के इसको हम अब कैसे अपने आप को सेल्फ रेजिलिएंट बनाएं और सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। मैं आशा करता हूं कि इस सम्मेलन में जो आज यहाँ पे परिचर्चा होगी उसमें सभी को हम लोग को कुछ न कुछ यहाँ से ले जाने को मिलेगा और इसका हम लोग ने प्रयास किया है कि पहले से ही एक बैकग्राउंड पेपर बना के सबको सर्कुलेट किया है और जो प्रेजेंटेशंस होंगे उससे भी आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, हमारा फोकस क्या है उसको समझने का मौका मिलेगा। तो एक बारी पुनः मैं राजस्थान सरकार और सभी राज्य सरकारें के जिनका प्रतिनिधित्व है उनको धन्यवाद देता हूं कि इस आयोजन में आप शिरकत कर रहे हैं और आपके जो मार्गदर्शन और विचार होंगे उनसे हमको सबको सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, श्री आतिश चंद्र जी। अब मैं अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ आमंत्रित करने जा रही हूं एक ऐसे जननायक को जिनका संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण, ग्रामीण विकास और जनसेवा को समर्पित रहा है। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
आपने किसान कल्याण मंत्रालय को बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाया है। प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों को आपका अनुभव रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री शिवराज सिंह जी का। मित्रों, आज हम सबके बीच कृषि के इस क्षेत्रीय सम्मेलन में रीजनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित और राजस्थान के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, जब भी खेती से जुड़ा हुआ कोई काम, महत्वपूर्ण काम हमें ध्यान आता है तो सबसे पहले राजस्थान ही याद आता है। पधारो हमारे देश। और जिस शिद्दत से राजस्थान सरकार आयोजन को अंजाम देती है, उससे यह पता चलता है कि कृषि के विकास के लिए राजस्थान सरकार कितनी गंभीर है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, खांटी किसान आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, वो भी राजस्थान की इस धरा से ही आते हैं। हमारे राजस्थान के बहुत सक्रिय और सजग कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री आदरणीय दत्तात्रेय विठोबा अरणे जी, हमारे गोवा सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान सुभाष उत्तमपाल देसाई जी, गुजरात के हमारे कृषि मंत्री रमेश भाई कटारा जी, कृषि सचिव भारत सरकार अतीश चंद्रा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार बी श्रीनिवास जी, आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और सचिव डेयर डॉक्टर एमएल जाट जी, और इस रीजन के सभी 5 राज्यों से पधारे हुए हमने ये तय किया कि कुछ किसान संघ से संबंधित बाकी किसान जो प्रगतिशील है, क्योंकि किसानों के बिना खेती की चर्चा नहीं हो सकती, तो ऐसे प्रगतिशील किसान साथीगण, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, कृषि विशेषज्ञगण, यहाँ एपीओज के प्रतिनिधि भी हैं, और बीज से लेकर बाजार तक कृषि की व्यवस्था में लगने वाले सभी संगठन, जिनमें खरीदी के लिए नाफेड और एनसीसीएफ जैसे संगठन भी है, मैं समझता हूं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर यहां जो उपस्थित हमारे सभी साथी हैं, उनसे सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारे मन में कोई अहंकार है। महत्वपूर्ण इसलिए कि खेती ही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्न जीवन का आधार है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, और भोजन आता है खेती से, कृषि से, और किसान इसके लिए पसीना बहाता है। अन्नदाता किसान केवल अन्नदाता नहीं है, जीवन दाता भी है, और जीवन दाता भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं होते थे। मैं जब पहले साल कृषि मंत्री बना तो एक रबी खरीफ की कॉन्फ्रेंस होती थी, और कृषि मंत्री को कहते थे आ जाओ थोड़ी देर, एक भाषण देके चले जाओ। जब मैं पहली बार गया तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। खेती पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। तो हमने पहले कहा कि एक दिन की ये रबी खरीफ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, 2 दिन की होगी। एक दिन अफसर बैठ के मंथन करेंगे, और दूसरे दिन फिर सभी राज्यों के मंत्री बैठेंगे। इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की, और फिर हमें लगा कि पूरा देश इतना बड़ा है, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अलग अलग जलवायु, अलग अलग माटी, अलग अलग मौसम,
अलग अलग फसलें, ये एक दो दिन पर्याप्त नहीं है। इसलिए फिर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया कि अब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसी 5 रीजनल कॉन्फ्रेंस पूरे देश में होगी और उसका शुभारंभ अगर कहीं से हो रहा है तो राजस्थान की पवित्र धरा से हो रहा है। ये शौर्य भूमि वीरों की, सूरों की, ऋषियों की, महर्षियों की और नया नया प्रयोग करने वाली इस पवित्र धरती से हम करेंगे। ये पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है आज, और मुझे प्रसन्नता है कि सभी राज्यों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं पहले ही धन्यवाद देता हूं राजस्थान को कि आपने, कृषि मंत्री जी भी बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा की, उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस आयोजन को किया है। मित्रों, 3 मुख्य रूप से हमारे लक्ष्य हैं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। 140 करोड़ भारतीय, उनका पर्याप्त खाद्यान्न चाहिए। केवल फल नहीं, सब्जियां भी चाहिए, अनाज भी, फल भी, सब्जियां भी, दलहन भी, तिलहन भी, दूध भी। क्योंकि आज के युग में हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, और आज तो दुनिया की परिस्थितियां ऐसी है कि भोजन के लिए तो निर्भरता कदापि मंजूर नहीं है। आत्मनिर्भर हमको होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि गेहूं हो, चावल हो, अन्न के तो आज हमारे भंडार भरे हैं। आज हालत यह है कि गेहूं चावल में तो विचार ये करना पड़ता है कि रखें कहां, रखने की जगह नहीं है। तो हमने प्रगति बहुत की है, लेकिन अभी जैसा आतिश चंद्रा जी बता रहे थे कि दलहन की कमी है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तेल हमको आयात करना पड़ता है। अगर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो दलहन में भी आत्मनिर्भर होना है, तिलहन में भी आत्मनिर्भर होना है। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि जो हमको बाहर से मंगानी पड़े, और ये संपूर्ण खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। भारत अपनी आवश्यकता अपने किसानों से, अपने देश से पूरी करेगा। और केवल इतने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत विश्व बंधु भी है, उससे दुनिया की जरूरत भी हम पूरा करेंगे। कोविड के समय भी हमने की, और आज संकट के समय भी भारत दुनिया को खाद्यान्न सप्लाई करने की क्षमता रखता है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो किसान दिनों रात अच्छी फसलों के लिए खून और पसीना बहाता है, मौसम की मार हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, दिन रात खेत और खलिहानों में डटा रहता है, उसकी इनकम बढ़ानी है, उसके जीवन स्तर को बढ़ाना है, उसकी जिंदगी को भी आसान बनाना है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा, और कृषि मंत्री के नाते मैं मानता हूं किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आधी आबादी को खेती रोजगार देती है, तो हमको किसानों को, हमारे किसान भाइयों को हम कैसे उनकी इनकम बढ़ा सके, इस दिशा में कदम उठाना है, ये हमारा दूसरा उद्देश्य। और तीसरा है, हमको खाद्यान्न तो देना है, भोजन तो देना है, लेकिन पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। शरीर को भी हर तरह की चीजें चाहिए, और इसलिए देश की जनता का पोषण, देश की जनता को पोषण युक्त आहार हम दें। और इसके लिए जो रणनीति है हमारी, उसके 6 प्रमुख सूत्र हैं मित्रों। एक है उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उस पर लगातार राज्यों को ही काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। प्रॉफिट किसान को तब होगा जब हम लागत भी कम करते जाएं, और उचित दाम भी किसान को देना है। उसके विस्तार में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और अब मौसम आप देख रहे हैं, सावन भादों हो रहा है, चैत वैसाख में। सवेरे हमने देखा कि बीच में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई,
अब ये कौन सा विक्षोभ का वजह है, आजकल कोई ठिकाना नहीं। जलवायु परिवर्तन के इस युग में खड़ी फसलें कई बार तबाह और बर्बाद भी हो जाती है। तो जलवायु परिवर्तन के खतरों से भी निपटना है, उससे फसलों को बचाना भी है, और भगवान ना करे अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का मैकेनिज्म भी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, राज्य सरकारों की अपनी योजना है, तो उससे भी किसान को राहत देना है। लेकिन चौथी सबसे प्रमुख चीज और है, वो है कृषि का विविधीकरण, जिस पर आज हमको विचार करना है। और विविधीकरण का मतलब मैंने पहले ही बताया, दलहन हो, तिलहन हो, फल हो, सब्जियां हो, और खेती की अलग अलग पद्धतियां। आजकल अब तो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई कृषि पद्धतियां, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां। मैं बनारस के अपने आईसीआर के सब्जी अनुसंधान केंद्र में गया था, तो वहां एक ही पेड़ में नीचे आलू लगे, ऊपर टमाटर लटक रहे हैं। मैंने आलू भी खोदे और टमाटर भी, वो वीडियो डाला कि देखो भाई एक ही पेड़ में आलू भी और टमाटर भी। कई नए वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। अब हमको इनको बढ़ाते हुए हमको कृषि का डाइवर्सिफिकेशन करना है, दलहन तिलहन की तरफ भी ले जाना है, तो फल सब्जियों की तरफ भी ले जाना है, हाइड्रोपोनिक्स से लेके नई नई जो कृषि पद्धतियां आ रही उसको भी अपनाना है। तो उस पर हम लोग विविधीकरण पे चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण है, सारे माननीय कृषि मंत्री जी बैठे, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बैठे, एक में मन में विचार आया है, और वो विचार ये है कि खेती में आय अगर बढ़ाना है तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है जमीन के छोटे आकार। कई प्रदेशों में तो 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, एवरेज भारत में लैंड होल्डिंग किसान के पास है 0.96 हेक्टर। अब इतनी कम जमीन में एक तरफ जहां अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है जिनके फार्म हाउस 10,000 हेक्टर के हैं, हमारे पास 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़। अब इतनी कम जमीन में ये फायदे की खेती कैसे हम करें? और इसलिए एकीकृत कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है कि केवल अनाज नहीं, फल भी, सब्जी भी, पशुपालन भी, बकरी पालन भी, मुर्गी पालन भी, जिनकी रुचि है मछली पालन भी, मधुमक्खी पालन भी, कृषि वानिकी भी, अलग अलग कई तरह की चीजें करनी पड़ेगी। तो उसके मॉडल हमने बनाए, कुछ आईसीआर ने कुछ मॉडल तैयार किए। हम किसानों के बीच में उन मॉडल को भी लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, ताकि कई चीजें एक साथ करके अपनी आमदनी किसान बढ़ा सके। और एक बात जो प्रधानमंत्री जी के दिल से निकली है, जो भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है, वो है कि इस धरती को हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो सुरक्षित रखना है। अत्यधिक और असंतुलित केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण धरती की उर्वरक क्षमता लगातार घटती जा रही है, कई तरह की नई परेशानियां आ रही हैं। उन परेशानियों से भी बचा के धरती को, हमारे खेतों को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फसल पैदा करते रहें, इसके लायक भी छोड़ना। इसलिए प्राकृतिक खेती जैसी पद्धतियों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए मित्रों, ये कर्मकांड नहीं है कि एक बार आपको बुला लिया और दिन भर बैठेंगे। ये बहुत गंभीर प्रयास है। इस पूरे रीजन की, 5 राज्यों की कृषि पर आज हम संपूर्णता के साथ चर्चा करेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि हम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि हमको ये काम करना है। यहां कृषि मंत्री बैठे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेती से महत्वपूर्ण कोई विभाग नहीं है। ये गड़बड़ हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए हमको ये महत्वपूर्ण काम करना है। इसलिए हम गंभीरता से दिन भर चर्चा करेंगे। कोई जाने की जल्दी ना करे भाई। कई बार लगता है कि नहीं फ्लाइट है, अब होगी तो होगी फ्लाइट, काम पूरा करेंगे, बाद में फ्लाइट देखेंगे। और यहां कोई भाषण लंबे नहीं होने वाले। हर एक विषय पर आपके सामने प्रेजेंटेशन आएगा, वीडियो दिखाया जाएगा, उसके बाद डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। और चर्चा के बाद हम फैसला करेंगे कि हम क्या करें अपने। और जब शाम को उठेंगे तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचकर उठेंगे कि ये काम करना जरूरी है। तब हमारा बैठना सार्थक होगा। समस्याओं पर भी चर्चा। अब दलहन मिशन है तो दलहन के बीज है कि नहीं पर्याप्त? दलहन में उत्पादन क्यों नहीं बढ़ता उतना जैसे गेहूं और चावल में बढ़ा? दलहन में
प्रोसेसिंग के लिए हम कुछ कर पाएंगे क्या? दाल मिलों की हमने कल्पना की है, तो वही तेल के बारे में है, ऑयल सीड्स के बारे में, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। हम जब विषय पे आएंगे तब चर्चा करेंगे। माननीय कृषि मंत्रीगण पांचों राज्यों के यहां उपस्थित हैं, इसलिए 3-4 चीजें बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं। एक, फार्मर आईडी बनाने का काम आपके राज्य में सब चल रहा है। आने वाली खेती का आधार होगा फार्मर आईडी, डिजिटल कृषि मिशन प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और फार्मर आईडी इतनी उपयोगी चीज होने वाली है, मैं उसके विस्तार में आप सब समझते नहीं जा रहा है। अगर उसका सारा ब्यौरा एक जगह प्रमाणित रूप से फार्मर आईडी में मौजूद है तो बैंक जाएगा, कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो जाएगा। कितने उपयोग है आप जानते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब हम खाद भी वितरण का जो मामला है वो भी फार्मर आईडी के माध्यम से करने वाले हैं। किस किसान के पास कितनी जमीन है, कौन सी फसल बोई है, उसके आधार पर खाद, नहीं तो खाद डाइवर्ट हो जाता है। खेती किसान का खाद पता चला किसी कहीं और चला गया, सस्ता खाद। तो जितनी भी जरूरी चीजें, और ये आज का समय तो बड़ा संकट का समय है। पश्चिम एशिया का संकट है, मिडिल ईस्ट का, उसके कारण कई तरह की तकलीफें हैं। उन तकलीफों से भी हमको देश को बचाना है, किसानों को बचाना है, इसलिए हमको गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। इसलिए फार्मर आईडी का काम 100% हमको कंप्लीट अपने राज्य में करके ही देना है। मैं माननीय कृषि मंत्री गणों से आग्रह करना चाहता हूं कि उसको मिशन मोड में लें। राजस्थान में भी काम बहुत अच्छा चल रहा है, 10 लाख किसान बचे हुए हैं अभी के बाद। हम पूरा काम करें, गुजरात हो, महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया बीच में। फार्मर आईडी के माध्यम से 5 दिन के अंदर 14,000 करोड़ रुपया लाखों किसानों को अकाउंट में डाल दिए। तो ये आज की पद्धति है, इनको हमको अपनाना पड़ेगा। तो फार्मर आईडी के काम, क्योंकि खाद का वितरण भी फार्मर आईडी से होना है, इसलिए आप पूरी गंभीरता से इस काम को अपने राज्य में लेके इस काम को आप पूरा कीजिएगा। मौसम की मार के कारण कई जगह नुकसान की खबरें आई हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप कर ही रहे होंगे, राज्य बहुत सजग है, सचेत है। इस नुकसान का ठीक आकलन हो जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी ठीक लाभ मिले, इसका हम प्रयत्न करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भगवान ना करे ज्यादा नुकसान कहीं हो, लेकिन कहीं अगर हुआ है तो तत्काल उस पर राज्य एक्टिव रहेंगे, क्योंकि जमीन पर तो काम आपको करना है। तो किसानों को हम भरपूर सहयोग करने का काम निश्चित तौर पर कर पाएंगे। तो ये कुछ तात्कालिक ऐसे विषय हैं। एक मेरा आग्रह कि अब नया बजट हमारा 1 अप्रैल से अब जारी कर दिया गया है। मैं 5 राज्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम तुरंत रिलीज करेंगे। देखिए, इंप्लीमेंट चीजें जमीन पर राज्य सरकार को करना है, और ये प्रधानमंत्री जी का सोच है कि टीम एग्रीकल्चर कौन सी है, केंद्र और राज्य मिला के। तो केंद्र सरकार तो मोटी नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, उनको लागू करने की जवाबदारी राज्य की है। इसलिए जितनी गंभीरता से आप लेंगे इन योजनाओं को, उतनी सफलता हमको मिलेगी। तो अपने अपने राज्य में बजट का ठीक उपयोग, क्योंकि ईयर एंड में फिर हम कहते हैं कि इतना पैसा बच गया, जल्दी खर्चा कर लो, वो उचित नहीं है। तो अलग अलग योजनाओं में एक मैं आपको सूचना ये देना चाहता हूं। एक राज्यों ने ये मांग की थी कि कई योजनाएं आपने बना दी, 18 थी, RKBY की और कृषि उन्नति की मिला के, और भारत में राज्यों की स्थिति अलग अलग है। एक योजना सब जगह वैसी की वैसी लागू करना उनकी जरूरत ही नहीं है। अब जो जरूरत जम्मू कश्मीर की वो तमिलनाडु की नहीं हो सकती, जो असम की वो गुजरात की नहीं हो सकती, जो गोवा की है वो मध्य प्रदेश की नहीं हो सकती, जो महाराष्ट्र की है वो राजस्थान की नहीं हो सकती। तो इस बार ये तय किया है कि हम कोई भी योजना केंद्र थोपेगा नहीं, आपको ये फ्रीडम देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको 18 में से या जितनी योजना उनमें से जो उपयुक्त लगे आप ज्यादा पैसा उसमें ले लो। अगर किसी को लगता तार बाढ़बंदी तार जरूरी भैया उसमें ज्यादा पैसे लो, किसी को लगता है कि ड्रिप और पर ड्रॉप मोर क्रॉप ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए जरूरी, उसमें ज्यादा पैसा ले लो।
तो ये लचीलापन लेके आए नीतियों में, ताकि आपकी जरूरत जहां जैसी है वो पूरी हो जाए। परंतु मैं एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी खरीदी का काम चल रहा है। दलहन की तिलहन की खरीदी पीएम आशा के माध्यम से कृषि विभाग करता है। चावल की और गेहूं की खरीदी फूड डिपार्टमेंट करता है भारत सरकार का। तो हर एक राज्य ने आपने जो मांगा उसके अनुरूप खरीदने की भारत सरकार ने आपको, जो आपने कहा, लगभग अनुमति दी है। लेकिन विद इन टाइम वो खरीदी हो जाए। चने की, मसूर की, तुअर की, ये तो 100% खरीदना है। तो अब 100% मतलब किसान जितना लेके आए उसको हमको खरीदना है, तो वो टाइम पे हम खरीद लें। गुजरात में मूंगफली की खरीद इस बार काफी विपुल उत्पादन हुआ है, बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे अलग अलग सरसों की खरीद का मामला आया है। भावांतर भुगतान जैसी योजना भी हमने बीच में बनाई कि अगर आपको फिजिकल खरीद नहीं करनी तो सरसों में, सोयाबीन में भावांतर भुगतान बनाई है कि भाव जो मंडी के भाव मॉडल रेट चल रहे हो और जो एमएसपी उसके बीच का अंतर भी आप खाते में डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश ने सोयाबीन में किया और सरसों में भी मांगा है हमसे। तो ये किसानों को लाभ देने के लिए इस तरह की योजनाएं हैं, उनका वो खरीदी समय पे हो जाए और उनका लाभ आप उठाने की कृपा करें ताकि किसान को हम लोग राहत दे सकें। अभी आलू प्याज जैसी चीजों पे कीमतें कम हुई है। उसके कई अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है, मैं उनके गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके लिए भी एमआईएस जैसी योजनाएं हैं। एमआईएस का मतलब यह है कि मॉडल रेट और बाजार की कीमत का जो अंतर है हमको खरीदना नहीं है, हम सीधे किसान के खाते में डाल सकते हैं। 50% पैसा केंद्र सरकार देगा, 50% पैसा राज्य सरकार देगा। तो जब गिरती हुई कीमतों में इसका लाभ भी हमारी राज्य सरकारें, क्योंकि आपकी पहल पर ही करेंगे। अब टमाटर जैसी चीजों के लिए, आलू प्याज टमाटर के लिए हमने एक चीज और की कि अगर किसान जहां पैदा करता है वहां सस्ता बिक रहा है और दूसरी जगह महंगा है, दिल्ली में, बंबई में, जयपुर में, और किसान वहां ले नहीं जा सकता क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो अपने गांव से किसी राज्य सरकार की संस्था के माध्यम से बेचने किसी बड़े शहर में जहां अच्छी कीमत है आना चाहे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी केंद्र सरकार देगी। ये फैसला किया है। तो इनका लाभ राज्य उठाए कृपया करके इन योजनाओं का, ये मेरा आग्रह है। आज दिन भर हम गंभीर चिंतन करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होइएगा उसमें। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सब लगा दीजिए किसान के और खेती के कल्याण में। यहां दिन भर जब तक चर्चा पूरी नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं अभी चाय के लिए भी आपको उठाएंगे और भोजन के लिए भी उठाएंगे, लेकिन फिर बिठाएंगे और बाद में फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच के निकलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि ये रीजनल कॉन्फ्रेंस का एक नया रास्ता जो हमने चुना है वो कृषि के लिए और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर मैं आप सब प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। शरीर भाई फिट फाट रहना चाहिए सबका, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि तेल भी और 10% खाना कम कर दो। भजन लाल जी ने तो अन्न ही खाना छोड़ दिया। तो हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। मैं भी फिट रहने की कोशिश करता हूं, आप भी सब फिट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आपकी सादगी, सहजता और जनसंपर्क की भावना आपको जन जन के बीच विशेष बनाती है और इसी स्नेह का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश में आपको प्यार से मामा भी कहा जाता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं पूरे सम्मान और उत्साह के साथ आमंत्रित करने जा रही हूं राजस्थान के उस नेतृत्व को जिन्होंने अपने कर्म, संकल्प और संवेदनशील दृष्टिकोण से प्रदेश को नई दिशा का कार्य किया है, देने का कार्य किया है। आपके नेतृत्व में प्रदेश में विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने का एक सशक्त प्रयास दिखाई देता है, जहां कृषि, जल संरक्षण, ग्रामीण सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है।
आपकी सादगी, स्पष्टता और जनसेवा के प्रति आपका समर्पण आपको जनता के बीच एक विश्वसनीय और लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में देखता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। तालियां कुछ कम है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। किसान हैं, वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, थोड़ा जोर से बोलेंगे क्योंकि नाश्ता करके आए होंगे। पीछे मैं देख रहा हूं कि कोई नहीं देख रहा होगा तो उनकी भी ठीक रहेगा। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ये भी बोलना है आपको और उसके साथ में जय अनुसंधान। जय जवान, जय जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आज के इस पश्चिम क्षेत्र कृषि सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर जिन्होंने कृषि किसान के बारे में हमें क्या करना चाहिए और हमारी ये सेमिनार क्यों आवश्यक है, उन्होंने उसका विवरण अपने उद्बोधन में पूरी तरह से किया है। जिनका कृषि और किसान से भी लगाव है, जिनका वैज्ञानिक और अनुसंधान करने वालों से भी लगाव है और हमेशा चरेवेती के माध्यम से जिस तरह से वो काम करते हैं, ऐसे हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम में हमारे अपने ही कृषि राज्य मंत्री, वो भी किसान हैं, भाई भागीरथ चौधरी जी, भारत सरकार, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं हमारे कृषि एवं कल्याण और कृषि विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश के मंत्री श्री एदल सिंह कसाना जी, माननीय कृषि मंत्री महाराष्ट्र सरकार दत्तात्रेय ठिठोभाई भरणे जी, माननीय सामाजिक कल्याण मंत्री गोवा सरकार सुभाष उत्तम पाल देसाई जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री गुजरात सरकार रमेश भाई कटारा जी और हमारे अपने ही कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप उस जड़ से जुड़े हो जो विकास की गाथा उनके माध्यम से निकलती है। इस कार्यक्रम के सचिव एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री आतिश चंद्र जी, हमारी सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर ML जाट जी और इस कार्यक्रम में आए सभी जनप्रतिनिधि, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के सचिवगण, महानिदेशक ICR, कॉन्फ्रेंस के सभी वैज्ञानिक एवं सभी अधिकारीगण और सभी मेरे किसान भाई, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबका वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की इस महत्वपूर्ण आयोजन में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये कार्यशाला और एक दिन का पूरा कार्यक्रम राजस्थान के अंदर रखा है। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा राजस्थान, आप देख रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि शौर्य और पराक्रम की भूमि राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में पश्चिम क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, इस देश का विकास गांव की गलियों से, गांव की पगडंडियों से, गांव के उस खेत और खलिहान से निकलेगा। क्योंकि ये बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे और माननीय चौधरी चरण सिंह जी भी कहते थे कि जब तक नीति बनाने वाले, अनुसंधान करने वाले जब तक खेती किसानी को नहीं जानेंगे, जब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। उनका यह भी कहना था कि राजनीतिक जनप्रतिनिधि जब तक उस किसान के दर्द को नहीं जानेंगे, जब तक वो उसका उद्धार नहीं हो सकता। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम मंच पर आप देखेंगे सभी खेती से जुड़े हुए, जिन्होंने खेती का काम भी किया है और हमेशा खेती से जुड़े रहे हैं, वो लोग आज उन किसान के हित की बात करते हुए किसान कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता करते हैं। मैं भी एक किसान परिवार से हूं, मैंने भी खेती की है, शिवराज जी ने भी खेती की है, किरोड़ीलाल जी ने भी खेती की है और हमारे विभिन्न मंत्री हैं वो भी ग्रामीण परिवेश से निकल करके आए, चाहे हमारे मध्य प्रदेश वाले हों, चाहे गुजरात वाले हों, चाहे महाराष्ट्र वाले हों, चाहे गोवा वाले हों, चाहे राजस्थान वाले हों, वो भी खेती और किसानी की पगडंडियों से निकल करके यहां पहुंचे। आज मैं इस दिन को सौभाग्यशाली दिन मानता हूं कि उन कृषि की चर्चा ऐसे जनप्रतिनिधियों के सामने हो रही है। इसमें सभी वैज्ञानिक मौजूद हैं, उत्कृष्ट किसान मौजूद हैं, हमारे सभी अनुसंधान वाले मौजूद हैं। निश्चित रूप से जब यह मंथन होगा तो इस मंथन में से अच्छी बातें निकलेंगी और हमारे किसान का उद्धार होगा, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मेरे भाइयों बहनों में एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इस कॉन्फ्रेंस में विषयवार प्रस्तुतियों के माध्यम से कृषि उत्पादन, जल प्रबंधन, फसल सुरक्षा, डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती, किसान की आय बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी और इसमें राजस्थान के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण होगा। अभी अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि सबकी तुलना की नहीं की जा सकती, यह वास्तविकता है। राजस्थान के अंदर आप देख सकते हैं अकाल की मार रहती, पानी की व्यवस्था नहीं, उन परिस्थितियों में राजस्थान के अंदर हमारा किसान खेती करता है। हम जानते हैं कि हमारा किसान पूरा अपना मन तन सब कुछ लगा करके काम करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज बदलते हुए परिवेश में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले किसान को पानी की आवश्यकता होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पिछले 2 साल के अंदर हमने किसान की खेती के लिए, किसान को शुद्ध पानी के लिए, उनके पशुओं को पानी के लिए हमने बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के हम आए हैं। चाहे हमारी ERCP की योजना हो जिसमें 17 जिले हैं, 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को पानी मिलेगा, चाहे हमारा यमुना समझौता हो या इंदिरा गांधी गंगा नहर को आगे बढ़ाते हुए 5,000 करोड़ रुपए के काम करते हुए हमें उसमें भी काफी हमारी सिंचाई की जमीन बढ़ने वाली है, चाहे हमारी माई डैम से हमारी सोम कमला के माध्यम से जमाई बांध में पानी हो, नर्मदा का पानी हो, ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी आने का हो, इन सारी व्यवस्थाओं से हमारी खेती किसानी में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। मित्रों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, क्योंकि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है? हारी हुई जंग पर हमेशा किसान लड़ता है, चाहे उसको खेती में कुछ बचे, फायदा हो नहीं हो, लेकिन अगली बार भी उसको खेती वही करनी है, खेती वही करेगा। इसलिए उसको कहते हैं कि किसान वो व्यक्ति है जो हारी हुई जंग पर भी लड़ता है। और पहले जो मानते थे वो कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और तृतीय नौकरी, लेकिन आप देख सकते हैं बदलते परिवेश में इसकी कहानी भी बदल गई। जो पहले नंबर उत्तम खेती थी वो तीसरे पर पहुंच गई और जो नौकरी थी वो पहले पर आ गई। आज देखते हैं कि सभी नौकरी के लिए काम करते हैं।
हमारे अंदर भी चिंता होती है, परिवार के अंदर माता पिता को भी चिंता होती है, क्योंकि खेती धीरे धीरे घाटे का सौदा बना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान को विकसित करेंगे, और किसान हमारा विकसित होगा तो हमारा प्रदेश भी विकसित होगा और हमारा देश भी विकसित होगा। इसलिए आप परिवर्तन भी देख रहे हैं। आज इस तरह की सेमिनार पहली बार हो रही है, और ये भी अलग अलग राज्यों की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने पहला ये कार्यक्रम राजस्थान के अंदर रखा है, और इसमें 5 प्रदेश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि जब तक हम उसके मूल को नहीं समझेंगे, जब तक हम उसके दर्द को नहीं समझेंगे, किसान के साथ जुड़ करके उसको कैसे फायदा हो सकता है। हमारा दलहन में फायदा है, तिलहन में फायदा है। हम उस खेती को जब तक हम वैज्ञानिक परख नहीं बनाएंगे, और मैं हमेशा कहता हूं कि हमको खेती वो करनी चाहिए जिसमें किसान का लाभ हो, बाजार ठीक हो, उसका भाव ठीक मिले। हमें नई तरीके अपनाने चाहिए। एक बात मैं हमारे किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कुछ खेती पारंपरिक खेती है, हम लगातार उसके पीछे पड़ रहे हैं, उसमें हमेशा घाटा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम वही कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमको बदलना होगा, हमें फलों की तरफ जाना होगा, हमें सब्जी की तरफ जाना होगा, हमने दलहन की तरफ जाना होगा, हमें तिलहन की तरफ जाना होगा। अगर हम उन खेती की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे मुनाफा का सौदा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और चुन करके आए थे, तो जिस दिन कुर्सी पर बैठे उस दिन पहले दिन अगर उन्होंने किसी फाइल पर दस्तखत किए तो मेरे किसान भाइयों की फाइल थी, जिसमें सम्मान निधि बढ़ाने का काम उन्होंने किया, उस फाइल पर दस्तखत किए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि सरकार जिस तरह से चिंता कर रही है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे और प्रदेशों की सरकार हो, लगातार वो इस बात पर जोर दे रही है कि हमारे किसान की आय कैसे बढ़ सकती है। आधुनिक खेती के माध्यम से कम पानी उसमें लगे, फसल ज्यादा हो। लेकिन आज भी हम करते हैं, मैं गांव में जाता हूं, किसानों के साथ जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे कहता हूं, क्योंकि मैंने भी वही खेती की है, बड़े बड़े पग बना दिए, पानी मोड़ दिया, घड़ी लगा ली, 20 मिनट में भरेगी, आधा घंटा में भरेगी, 1 घंटे में भरेगी। मित्रों, हमें पानी को बचाना आवश्यक है। अब वो समय नहीं है कि 1 घंटे में या 2 घंटे में। हम क्यों नहीं फव्वारा सिस्टम से खेती करें, हम क्यों नहीं आधुनिक तरीके से खेती करें, हमें उसमें भी सोचना होगा। आज मैं किसान भाइयों से जब जाता हूं तो मैं कहता हूं, क्योंकि पहले किसान डीएपी 5 किलो बीघा डालता था, उसके बाद 8 किलो हो गया, 10 किलो हो गया, 15 किलो हो गया, 20 किलो हो गया, 25 किलो हो गया, अब और ज्यादा हो गया। हमारे पूर्वजों ने जिस भूमि को हमारे लिए शुद्ध और अच्छी भूमि छोड़ा था, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे। हमारे किसान भाइयों को इस पर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हम उर्वरक उसमें दे रहे, खाद डाल रहे, खेत हमारी जमीन टाइट होती जा रही है, पानी जमीन में नीचे नहीं जा पा रहा है। क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए। अरे आपके पास, आप मृदा चेक कराइए, मिट्टी को चेक करा करके आप उसमें कितनी आवश्यकता है, ये हमारा कृषि वैज्ञानिक उसको बताएगा, हमारा पर्यवेक्षक उसको बताएगा, हमें उसके हिसाब से उसका उपयोग करना चाहिए। और आजकल एक और हो गया है, जो लोग खेती नहीं करते हैं और वो बटाई पर दे करके आ जाते हैं, उसको दे करके आ जाते हैं, वो बटाई वाला तो यही कहता है कि इस खेती में से 1 साल में से निकाल लो, तो वो उसमें और ज्यादा बढ़ा करके खाद और वो डालता है, तो उससे भी खेती खराब होती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों से कि हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को बहुत मेहनत करके बचा के रखा था हमारे लिए। हम भी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी खेती दे करके जाएं, अच्छी उस जमीन को उपज बना करके जाएं, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। हमें प्रोसेसिंग यूनिट भी लगानी है। हमारे यहां क्या पैदा होता है उसका आंकलन हमें करना है, कौन से क्षेत्र में क्या हो सकता है उसका भी आंकलन हमें करना है। हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो निकाल करके दे रहे हैं, बाहर से रिसर्च भी हो रही है। लगातार रिसर्च करते हुए हमें कौन सी खेती करनी है ये भी हमें देखना है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह मंथन है और इस मंथन में निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और किसान के लिए अमृत आवश्यक है। क्योंकि किसान हमारा आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मेरे भाई बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार हम जिस तरह से काम हमारी सरकार कर रही है, हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं इतना ही कहूंगा कि आपको उसमें पूरी सहयोगिता के साथ काम करना है। आप देखते हैं, किसान को मैं ये भी कहूंगा कि आज किसान ये कहता है कि मेरे को बचत तो पूरी होनी चाहिए लेकिन काम नहीं करना पड़े। आप देखते हो, अगर सरसों की गेहूं की फसल होती है तो किसान साल के अंदर कितने दिन काम करता है, हमें देखना है। क्योंकि हमने देखा है कि घर में जितने भी व्यक्ति होते थे पूरे समय काम करते थे। आज लागत बढ़ी तो क्यों बढ़ी, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। क्या हम खेती किसानी के काम को छोड़ तो नहीं गए? क्या हम किसी के ऊपर खेती तो नहीं करते हैं, किसी दूसरे के उसमें आकर के तो खेती नहीं करते हैं हम? हमारा कौन सा काम है जिसको हम भूल गए, हम नहीं करना चाहते हैं? तो क्या उसमें लॉस नहीं जाएगा? कोई भी काम हो हम करते हैं, स्वयं जाते हैं, जब काम जब ही होगा। लेकिन मैं एक ही बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, कई कामों में हमें बदलाव लाना पड़ेगा तो कई कामों को जोड़ना पड़ेगा। पशुपालन किसान की आर्थिक व्यवस्था को सुधारता है, कृषि और पशुपालन का मेल है, वो भी हमें बैठाना पड़ेगा। अगर पशु रहेगा तो ऑर्गेनाइज खेती भी हमारी होगी, इससे हमें खाद में भी बचत होगी। हमें खाद नहीं लेना पड़ेगा, देसी खाद हमारे पास हो जाएगा। पहले हम देखते थे हरी खाद पैदा करते थे, बारिश के समय उसमें इस तरह के ग्वार, ढेंचा, कुछ ऐसी फसल बोते थे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन की होती थी, उसको हरी खाद करके उसको खेत में कटाई कर देते थे, उसकी हैरों चला देते थे, हल चला देते थे, तो इससे उसकी खाद बन जाती थी, खेत नरम रहता था, उसमें पैदा अच्छी होती थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमको खेती को भी संभालना होगा और हमें आत्मनिर्भर भी बनना होगा। प्राकृतिक खेती और उन्नत बीज जैसे विषय भी हमें आगे अपनाने होंगे। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से ये हमारा आज का जो मंथन है, ये आगे जाकर के हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा देगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आज तक किसी भी सरकार ने किसान को कोई सम्मान निधि नहीं दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं और हमारी सरकार भी उसमें 3,000 रुपए बढ़ा करके दे रही है। 6,000 केंद्र सरकार और 3,000 हमारी सरकार दे रही है और हमने कहा कि आगे आने वाले समय में हम 12,000 करेंगे, तो हम आगे वो भी करने वाले हैं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम फसल बीमा पर भी जिस तरह से मुझे भरोसा है कि फसल बीमा में भी देश में प्रथम स्थान है और लगातार हमारी फसल बीमा के लिए भी हम काम कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना, उसमें भी काम कर रहे हैं। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता भी बन रहा है और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। डबल इंजन सरकार किसानों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। मुझे बताते हुए गर्व है कि हमारा राज्य बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मूंगफली, मूंग, मेथी, लहसुन और सौंफ में हम दूसरे स्थान पर हैं। सोयाबीन, चना, धनिया, अजवाइन उत्पादन में हम तृतीय स्थान पर हैं। और मैं चाहता हूं कि जहां हमारी ये उत्पादन होता है वहां हमारी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे। प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी तो पूरा माल तैयार होकर के जाएगा, उसका फायदा भी हमारे किसानों को होगा। और अब इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो दुग्ध उत्पादन है उसको भी हम बढ़ाएं। आज से 3-4 दिन पहले डेयरी की मैंने बैठक ली थी, उसमें हमने कहा है कि हमारा उत्पादन हम 45 लाख लीटर का है, उसको बढ़ा करके हम 80 लाख लीटर करेंगे। उसमें कहां कहां हमें प्रोसेसिंग मशीन लगानी है, कहां यूनिट लगानी है, उस काम को भी हम करने वाले हैं। मेरा ये भी है, इसके लिए हमने विकसित राजस्थान 2047 की योजना बनाकर फसल श्रेणीवार लक्ष्यों का निर्धारण भी हमें करना होगा। हमने कृषि बजट में भी ऐतिहासिक 34% की वृद्धि करते हुए 2026-27 के लिए 1,19,408 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। और ये इसलिए कि अगर हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। जैसा मैंने बताया,
लगातार सिंचाई के लिए हमारी सरकार, पानी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। दुग्ध उत्पादन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं मित्रों, कभी आप विचार करोगे और देखोगे तो दूसरी सरकारों से हमारी सरकार किसान की और खेती के लिए कितना काम कर रही है, और ये सभी सरकारें कर रही हैं। मैं आपको सिर्फ एक राजस्थान का थोड़ा सा नमूना दे रहा हूं, और ये कृषि क्षेत्र का ही दे रहा हूं मैं। वैसे तो बहुत है मैंने विधानसभा में भी रखा था 2 साल बनाम 5 साल, कि उनके 5 साल में कितने थे और हमने 2 साल में कितना किया है। और ये कृषि क्षेत्र में भी मैं 5 साल बनाम 2 साल में आपको कुछ विषय बता रहा हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हमारा किसान कैसे आगे बढ़ सकता है, उसका एक नमूना मैं दे रहा हूं। नहरी तंत्र से सृजित सिंचाई सुविधा हमने 2 साल के अंदर 99,562 हेक्टर, और पूर्व सरकार ने मात्र 5 साल में 52,182, इनसे 2 गुना हमने 2 साल के अंदर किया है, 2 गुना 2 साल के अंदर किया है, क्योंकि किसान के लिए समर्पित में। फार्म पाउंड खेत तलाई हमने दिया है 35,368, और उन्होंने दिया था 8,152। अब इसका गुणा आप भी लगा लीजिए। फार्म पाउंड खेत तलाई एवं कृषकों को अनुदान 303 करोड़ हमने दिया, और उन्होंने मात्र 48 करोड़ रुपए दिया। खेतों पर तारबंदी के लिए 363 लाख मीटर हमने दिया, और उन्होंने 113 लाख मीटर 5 साल के अंदर दिया। सेट एंड हाउस में 10 लाख वर्ग मीटर हमने दिया, उन्होंने 99,000 दिया है। पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषक 98,753, और उनके मात्र थे 46,183। स्वामित्व कार्ड वितरण योजना 13,90,000, उनका 0। पशु, क्योंकि पशु और खेती का काम एक सा ही है, तो पशु चिकित्सा प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नयन हमारे 101 और उनका 1। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा में क्रमोन्नत हमारे 50, उनकी 0। गौशालाओं का सहायता राशि हमारी 2,648, उनकी 1,088। केंद्रीय सरकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण 50,802 करोड़ रुपए, और उन्होंने दिया 22,483 करोड़ रुपए। किसानों को बिजली बिलों में अनुदान हमारा 48,591 रुपए, उन्होंने दिया 28,180 रुपए। डिग्गी निर्माण हमारे 7,959, उनके 4,832। ये मैंने दिया। सोलर पंप सेट की 63,459, और उनके 13,000। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना 2,11,000, उनके 29,000। फव्वारा संयंत्रों का स्थापना 2,48,000 हेक्टर, और उनका 71,701। गेहूं की खरीद 33,42,000 मैट्रिक टन, उनकी 11 लाख मैट्रिक टन। नए पैक्स लैब्स का गठन 1,867, और उनका 250। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हमारी जितनी भी राज्य की हमारी सभी सरकारें हैं, वो किसान के लिए पूरी तरह से काम कर रही हैं। और मैं इसलिए चाहते हैं हम कि आप सभी मिलकर के हमारी उस खेती को जो पहले हम उत्तम मानते हैं, आज वो 3रे नंबर पे है, हम उसको उत्तम कैसे बना सकते हैं, आप उसकी पूरी चर्चा करेंगे। हम किसानों को कैसे लाभ दे सकते हैं, उनको वैज्ञानिक तरीका से कैसे जोड़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे कृषि के वैज्ञानिक गांव-गांव में गए हैं। उन्होंने वो अनुभव लिया है जो गांव प्रैक्टिकल में, गांव जो किसान हमारा करता है, उसका उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। और आगे भी हो, आने वाले समय में हमारा 23, 24, 25 को हमारा ग्राम है, उस ग्राम में निश्चित रूप से आप सभी हिस्सा लेंगे। उसके लिए माननीय हमारे कृषि राज्य मंत्री किरोड़ीलाल जी आपको बताएंगे, आपको निमंत्रण भी देंगे, आमंत्रण भी देंगे। और उस कार्यक्रम में भी मैंने अनुरोध किया है माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से कि उनका भी एक दिन का हमें समय मिले, और उसमें सभी वैज्ञानिक अगर उसमें आएंगे तो नए नए चैप्टर हमारा 3 दिन तक होने वाला है। एक बड़ा एग्रीमीट हमारा होने वाला है ग्राम का, तो उसमें पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा, और उसमें विचार करते हुए हम कृषि के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर सारी योजनाएं बनेंगी। और आप देखते हैं कि अब हमारी एक फसल गई है, आने वाली फसल अभी बारिश के 3 महीने हैं, और ये सही समय पर माननीय
कृषि मंत्री जी ने सही समय पर ये हमारी कार्यशाला रखी है। इसमें जो मंथन होगा, विचार होगा, आने वाले समय में किसान को उसका फायदा मिलेगा, और जब किसान को उसका फायदा मिलेगा तो किसान उसका उपयोग करेगा, और उसको जल्दी ही उस उपयोग करते हुए हमारा किसान विकसित किसान बनेगा, उत्कृष्ट किसान बनेगा, तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। पुनः आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मंथन बहुत आवश्यक है, और किसान का मंथन तो बहुत ही आवश्यक है। ये सम्मेलन केवल एक चर्चा का नहीं, बल्कि किसानों के हित में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन यहां से जो अमृत निकलेगा वो खेत और खलिहान तक पहुंचेगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में कृषि के माध्यम से हम भी अपना योगदान दें, और हम अपनी योगदान देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश ऊंचाइयों को छुएगा। और जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र ने तो कहा था, ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा किसान भी उत्कृष्ट होगा, विकसित होगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी आए, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू सर, आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम राजस्थान की कृषि समृद्धि का प्रतीक माफी चाहूंगी सर। केवल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान ने जो बात कही, मैं सभी राज्यों से कहना चाहता हूं, कृषि मंत्री राजस्थान से भी बात हुई थी। पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान में एक साथ सब राज्यों में किया था, लेकिन बाद में ये विचार हुआ कि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग होती है, तो राज्य ये तय करें कि उनके यहाँ कब उनको विकसित कृषि संकल्प अभियान करना है। उस विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए हर राज्य को वैज्ञानिकों की टीम, अधिकारियों की टीम भारत सरकार से जब आप बना लेंगे तो हम भेजेंगे। कल चर्चा हुई थी, तो राजस्थान में जो कार्यक्रम होने वाला है, जिसके बारे में बाद में करोड़ी लाल जी विस्तार से बताएंगे अंतिम सत्र में, तो राजस्थान के लिए भी ML जाट यहाँ बैठे हैं। एक पूरी वैज्ञानिकों की टीम इनके कार्यक्रम के लिए कहाँ कहाँ कौन से वैज्ञानिक चाहिए किस क्षेत्र के, वो हम भेजेंगे। और वैसे केवल राजस्थान नहीं, हर राज्य जो हमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए कार्यक्रम देगा, तो हर राज्य में हमारे वैज्ञानिकों की टीम, विशेषज्ञों की टीम, अधिकारियों की टीम, प्रगतिशील किसानों की टीम हम निश्चित तौर पर भेजेंगे, ताकि केंद्र और राज्य मिलकर इसको आगे बढ़ा सके। आज एक और हम फैसला कर रहे हैं कि राज्यों के कृषि रोड मैप भी हमको बनाना है। राजस्थान ने पहल की है कि राजस्थान का कृषि रोड मैप राजस्थान सरकार तो बना ही रही है, लेकिन भारत सरकार उसमें सहयोग करे। तो आज ही एक टीम हम हमारे ICAR के वैज्ञानिकों की प्लस हमारा एक अधिकारी नोडल रहेगा, जो राजस्थान के कृषि मैप बनाने में, कृषि का रोड मैप बनाने में मदद करेगा। तो उस टीम की भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम यहाँ अनाउंस कर देंगे, घोषणा कर देंगे। और बाकी राज्यों को भी कृषि का रोड मैप बनाने के लिए भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। अब मैं ही सूचना दे देता हूं, इसलिए कि चीजें व्यवस्थित चले।